हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गागर में सागर की श्रृंखला चालू हो चुका है और इसमें हम वर्णमाला आप देख ही होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप क्लास देख रहे हैं तो एक बार जाके वर्णमाला ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हम क्या है कि एक ही वीडियो में हम सारा वर्णमाला ख़त्म कर दिए, क्योंकि हम फैक्चुअल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ज़्यादा गहराई में अगर आप लोगों को पढ़ना है, कई लोगों का होगा ना कमेंट आया करते होंगे कि मैम तो कुछ ऐसी ही पॉइंट पढ़ा दे रही हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा गहराई में पढ़ना है तो आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे हम डिटेलिंग लेके पूरा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ यूपीपी को टारगेट करते हुए फैक्चुअल पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो आपने वर्णमाला की क्लास देख ही लिए होंगे, किस किस पॉइंट पे हमने चर्चा की है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, समाज टॉपिक देखेंगे, समाज टॉपिक करेंगे और उसी फैक्चुअल पॉइंट पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको डिटेलिंग में कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप ऐप पे जाइए, वहाँ हम सारा डिटेलिंग में सारी क्लासेस चला रहे हैं। तो आइए फिर सबसे पहले हम समाज टॉपिक देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए समाज। समास, ठीक है। समाज टॉपिक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हम इसमें पढ़ना क्या क्या है। हर टॉपिक में आपको ये ज़रूर चेक करना होता है कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत लोग होते हैं कि बस लिखवाए चले जाते हैं, ये मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले पॉइंट देखना है कि क्या क्या हमें पढ़ना जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं। 3 चीज़ क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। पहला, समाज की परिभाषा क्या है। समाज की परिभाषा, ये फिर अर्थ पहले बोल लीजिए। समाज का अर्थ क्या है, परिभाषा हम बाद में देख लेंगे। समाज का अर्थ, ठीक है, कि समाज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज का अर्थ क्या होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो समाज की परिभाषा। समाज की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। समाज का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। समाज की परिभाषा क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और समाज के प्रकार तो पूछा जाता है। आइए, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा, ये दूसरा हो गया और ये पहला, ठीक। तीसरा हमारा रहेगा समाज के प्रकार। समाज के प्रकार, ठीक, क्लियर। कितने होते हैं समाज के प्रकार, कितने होते हैं? 6 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्य रूप से समाज के कितने प्रकार होते हैं, सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाज के कितने प्रकार होते हैं तो आप 6 बताएंगे। अगर यही पूछेगा मुख्य रूप से समाज के कितने प्रकार होते हैं तो आप कितने बताएंगे? 4 होते हैं। कैसे, अभी हम प्रकार में आएंगे तो उसको हम समझेंगे, ठीक है, क्लियर। आइए, सबसे पहले समाज का अर्थ क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। समाज का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। यहाँ लिख लीजिए, छोटा करना या संक्षिप्त करना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि समाज का अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक ये भी दिया जाएगा संक्षेप। कई लोग तो विग्रह लगा के आ जाते हैं कि समाज का अर्थ विग्रह होता है। विग्रह मतलब विग्रह करते हैं समाज का, वो अर्थ नहीं होता है। सॉरी, समाज का अंतर क्या होता है? संक्षेप होता है। समास, सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम मतलब क्या होता है? साथ। और आस मतलब क्या होता है? आशय या बैठाना। आशय या इसी को या बैठाना, अर्थात शब्दों को साथ साथ बैठाना। यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात शब्दों को साथ साथ बैठाना, ठीक। आपने देखा समाज का अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप मतलब किसी चीज़ को छोटा करना या संक्षिप्त करना। सम प्लस आप, सम मतलब साथ
और आस मतलब बैठाना या आशय, अर्थात शब्दों को साथ साथ बैठाना, उसी को हम क्या कहते हैं, समास। समास का ये अर्थ आपने देख लिया। अब समाज की जो परिभाषा है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा गया है, समाज की जो परिभाषा है उसको जरा देख लीजिए। दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से दो या दो से अधिक पदों को पास पास कर, दो या दो से अधिक पदों को पास लाकर या पास पास लाकर, इस तरीके से लिख लीजिए, पास पास दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों को पास पास लाके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। आइए समास के प्रकार जो 6 होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, वो भी समझते हैं कौन कौन से होता है। सबसे पहला जो होता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्रम वाइज है, पहला क्या है दूसरा है, क्रम में लगाइए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आप लिख सकते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और पांचवा आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, और छठा आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, क्लियर। ये 6 आपके क्या हैं, समास के प्रकार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 6 आपके क्या हो गए हैं, समास हो गए। अच्छा, ये 6 तो आपने देख लिया। अब हमने आपको ये भी बोला कि मुख्यतः रूप से अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यतः रूप से समाज के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं। नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा, मुख्यतः रूप से, यहाँ लिख दे रही मैं नोट डाल के, मुख्यतः रूप से समास के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, ठीक होते हैं, क्लियर। अब वो 4 कौन कौन से हैं, ये जो तत्पुरुष है, इन्हीं का ये द्विगु और कर्म, इन्हीं के भेद माने जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए, ये तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। तत्पुरुष समाज के जो द्विगु और कर्म है, इसी के भेद ये माने जाते हैं, जो कि कई विद्वान ने इसको अलग कर दिया है, और बाकी ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 मुख्यतः आपके 4 होते हैं। बाकी अगर वैसे सिंपल से पूछ लिए समाज कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चीज़ों को तसल्ली से चलते हुए चलें। कोई पॉइंट आपको नहीं लगना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा। हम दोबारा एक बार रिकैप कर दे रहे हैं कि समाज का जो अर्थ होता है, संक्षेप यानी छोटा करना, संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को एकदम छोटा कर देना। सम मतलब साथ, आशय मतलब आस मतलब आशय या बैठाना, शब्दों को पास पास ला के बैठाना, उसी को क्या होता है, समाज का अर्थ में अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। समाज की परिभाषा जो है, 2 या 2 से अधिक पदों को जब पास पास लाकर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हम समाज की परिभाषा कहते हैं। उसके बाद समाज के प्रकार जो कि 6 होते हैं, मुख्यतः पूछ लेगा तो 4 होगा।
अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज, कर्मधार समाज, द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज, ये सारे आपके क्या होते हैं, समाज के प्रकार होते हैं। लेकिन ये जो दो द्विगु और कर्मधार समाज है ये तत्पुरुष के भेद ही होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे मुख्यतः रूप से इसे 4 बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपना अव्ययी भाव समाज लेके चलते हैं। क्लियर? आइए, ठीक है, आइए चलिए इसे हटा देते हैं। अब हम इन 6 पे बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अव्ययी भाव समास। पहला आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। जिस शब्द में, जिस पद में पूर्व पद प्रधान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। सिंपल से आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक, बस जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक, इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसे हम पहचानेंगे कैसे, वो जरा देख लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए पहचान। हम इसे कैसे जानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास ही है? आ, भर, हर, यथा, बे, यावत, प्रति आदि। ठीक, अगर पूर्व पद में ये सारे शब्द दिख रहे हैं आपको, पूर्व पद में, अर्थात पूर्व पद क्या होता है, हो सकता है आपको डाउट हो कि मैम पूर्व पद तो कह रही हैं, लेकिन अभी पूर्व पद होता क्या है ये नहीं बताई हैं। जरा समझ लीजिए सबसे पहले। हो सके कुछ बच्चे को भी पता है, जो नहीं पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है। देखिए, जैसे पूर्व पद क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा गंगा प्लस जल, गंगा जल। गंगा क्या हो गया आपका? पूर्व पद हो, पूर्व मतलब पहला पद हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जल क्या हो जाएगा? उत्तर पद, जिसे हम द्वितीय पद कहते हैं। तो इसको द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पद हो जाएगा, ये पूर्व पद हो जाएगा। और जो हमारा आता है क्या? अव्ययी भाव समाज, वो क्या होता है? पूर्व पद में इसकी प्रधानता होती है, अर्थात जो प्रधानता होती है, जिसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो पूर्व पद पे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर पूर्व पद में ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, मतलब जो आगे शब्द में दिख रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समाज कहेंगे। अभी भी कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आ का हो गया, तो आ का कोई एग्जाम्पल फटाफट कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है? आ का आजीवन हो जाएगा, आजीवन, आजीवन। ठीक, तो ये आ क्या हो गया आपका? पूर्व पद प्रधानता हो गई, इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आजीवन। तो जैसे आ गया तो आप क्या कहेंगे? ये कि अव्ययी भाव समास है। भर हो गया तो भर पेट, भर पेट, भर पेट हो गया। हर हो गया तो हर दिन, हर दिन। बेवजह, बेवजह। यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक, प्रतिदिन, मतलब आदि, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। प्रतिदिन हो गया। जो आगे जो पूर्व पद में लग रहा है, जो पूर्व पद की प्रधानता दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। तो ये सब आपका क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समाज में आ जाएंगे। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब बेभाव समास समझ में आ गया ना? ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो है थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। इसके पहले हमारा उसके बाद क्या आ जाता है? द्विगु समास आ जाता है। द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास, पहले जो छोटा है उसे लेके ख़त्म कर देते हैं, फिर तत्पुरुष में आएंगे क्योंकि तत्पुरुष के कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, आइए। तो द्विगु समास क्या होता है? द्विगु मतलब क्या होता है कि संख्या को दर्शाता है, एक संख्या वाचक को दर्शाता है। इसमें आप लोग लिख लीजिए कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, तथा दूसरा पद, तथा दूसरा मतलब हमने आपको क्या बताया था? उत्तर पद। दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसी को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अच्छा, अब नहीं समझ में आ रहा मैम कैसे? तो कोई बात नहीं, आइए ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपने कोई भी शब्द ले लिए, जैसे आपका क्या हो जाएगा? चौराहा, चौराहा, चार राहों वाला क्या हो जाएगा? चौराहा। चार, इसमें चार आ रहा है तो चार क्या हो जाएगा आपका? ये द्विगु, एक संख्या दिखा रहा है, एक संख्या दर्शा रहा है। इसमें कह रहा है कि संख्यावाची हो, पहला पद हो भी, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। ठीक, अच्छा कह रहा हूँ मैम अगर दूसरा पद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एकादशी, एकादशी, एक इसमें है 10 उसमें है, तो अब बेभाव चला जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे डिटेलिंग में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जिस समाज का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद क्या कर रहा है? इसमें पहला पद क्या आ रहा है? चौ, चौ मतलब चौराहा, चार राहों वाला, तो क्या हो जाएगा? चार मतलब पहला पद संख्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नौलखा कहते हैं, कौन सा गाना है एक? मुझे 9 लखा मंगवा दो ... ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 लखा, 9 लखों वाला हार, जाहिर सी बात है सभी को पसंद आता है। ठीक है, तो यहाँ 9 क्या आ गया आपका? संख्यावाचक, एक गिनती आ गया, एक संख्यावाचक दर्शा दिया गया पहला पद में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। एक नवग्रह जैसे कहते हैं, नवग्रह, तो 9 ग्रह है तो 9 भी यहाँ पे संख्या दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु। जहाँ पे संख्या आप दर्शा रहे हैं पहले पद में, लास्ट में नहीं, पहले पद में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। एक होता है पंचतत्व, नाम सुने हैं आप लोग? पंचतत्व, 5 तत्वों वाला। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसको कि ये 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। आपका कमेंट इसमें ज़रूर आना चाहिए कि ये 5 जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे कि अभी जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, और जो बाद में भी देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी देख रहे हैं उनके लिए भी, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी ये क्लास कैसी लगी, या अच्छी लगी, ख़राब लगी, या जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, डाउट बन रहा है, तुरंत आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि कहाँ मैं बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए,
तो आदि इस तरीके के जो भी शब्द आ जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, द्विगु समाज। ये क्लियर है आपको? पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची, दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, द्विगु समाज कहेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला पॉइंट चलते हैं। चलिए आइए अगला पॉइंट जो है, आप कर्मधार समाज देख लीजिए। कर्मधार समाज, कर्मधारय समास। ठीक, अब कर्मधार समास क्या होता है वो जरा इसमें लिखिए। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी पॉइंट लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई इसमें फालतू पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट है, जो पॉइंट इस बोर्ड से गुजर रहे हैं, सब आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें लिखिए कि जिस समास में पहला पद जिस समास में पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधार समास। समास कहते हैं। ठीक, कह रहा पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद विशेष होना चाहिए। अब विशेषण और विशेष में आप लोग कंफ्यूज है, तो मेरी वीडियो चली गई है विशेषण और विशेष की, काफ़ी डिटेलिंग में गई है, तो उसे आप लोग जरूर देखिए कि विशेषण और विशेष क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ मैं नहीं चर्चा करने वाली। आप जाइए वहाँ, इस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, चलिए, जिस समाज में पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद क्या है, विशेष है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधार। सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष पाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, कर्मधार समास। बस सिंपल यही क्वेश्चन पूछता है। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते, तो विशेषण पहुंच जाते हैं कि विशेषण का कोई पॉइंट होगा, विशेषण पूछ रहा है तो नहीं पता होता है कि कर्मधार है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका जरा पहचान लिख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है, लिख लीजिए इसमें नोट डाल के, कि इसको, या फिर ऐसे लिखिए, विग्रह करने पर, विग्रह मतलब किसी वाक्य को, जैसे कोई छोटा सा शब्द है तो उसको अगर हम जैसे कि वाक्य थोड़ा बड़ा करते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द जैसे हो जाता है ना, कि बड़ा होता है, उसको हम संक्षेप में लाते हैं, तो वही हो जाता है विग्रह। विग्रह करने पर जो या के समान आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधार। अगर विग्रह करने पर, किसी वाक्य को विग्रह करने पर, जो, यह मैं अंडरलाइन कर दे रही हूं, ये, या तो जो आएगा या तो के समान आ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, ये कर्मधारय है। ठीक, अब नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तो यही मैं एग्जाम्पल लिख लूँ, क्योंकि नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ठीक है, इसे मिटा दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं एग्जाम्पल देखती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, विग्रह करने पे कह रहा है या तो जो आना चाहिए या तो के समान आना चाहिए। ये दो अगर आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधार समास हो जाएगा। जो या के समान, यही आना चाहिए, के समान। ठीक, चलिए देखते हैं आता है। कोई भी आप ले लीजिए एक शब्द, चरण कमल। जैसे आपने ले लिया पहला
चरण कमल। अब इसमें पूछ लिए कौन सा समास है तो आप इसका विग्रह करिए। विग्रह मतलब इसको खोलिए कि चरण के समान कमल, चरण के समान कमल। ठीक, चरण के समान क्या है? कमल है। अच्छा उल्टा हो गया, कमल के समान चरण होना चाहिए। चलिए आ जाइए, थोड़ा अटपटा तो लग रहा था मुझे, यहाँ लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए, कमल के समान चरण। ठीक, अर्थात उनका चरण कैसा है? कमल के समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? के समान आ गया। हमने इसका विग्रह किया, क्या किया? इसका विग्रह किया। यहाँ लिख लीजिए विग्रह, ये समास, ये समास हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। हमने इसका विग्रह किया तो कमल के समान चरण है उनका, तो के समान हमने कहा था, या तो जो आएगा ये तो के समान आएगा, के समान आ गया तो क्या हो जाएगा? कर्मधार हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपको ले लीजिए मृग नयन। मृग नयन, ठीक, मृग नयन क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। उनका नयन, नयन मतलब आंखें, उनकी आंखें कैसी है? मृग जैसी है। ठीक, कैसी है? मृग जैसी। मृग मतलब हिरण होता है, उनकी आंखें कैसी है? मृग जैसी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? के समान। के समान आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधार हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, एक आध दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। महादेव, महादेव, महादेव को अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव। तो ये देव महान है, तो कौन से देव महान है? महादेव महान है। तो यहाँ है जो आ गया, यहाँ के समान ना होके क्या आ जाएगा आपका? जो आ गया। जो या के समान दोनों में से एक आना चाहिए। यहाँ जो आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका कर्मधार हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं। अधमरा, अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, अर्थात मरा है लेकिन पूरा नहीं मरा है, आधा मरा है। ठीक, तो आधा है जो मरा, तो यहाँ क्या आ गया? जो। विग्रह करेंगे तो विग्रह से ही आपको पहचान में आ जाएगा कि हमारा कौन सा है। क्लियर है? यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मधार समाज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रयास करिए ऐसे ऐसे शब्द लेके कि उसका आप विग्रह करिए। विग्रह में अगर आपका बन रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, भेजिए कि हमारे पास भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम मुझे इसमें समस्या हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, कैसे बनेगा, उसका रिप्लाई मैं करूँगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चीज़ें समझ में आ गई ना? चीज़ों को रटिए, बार बार रटिए, विग्रह करिए कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि विग्रह जो आ रहा है अभी आपने कहाँ देखा? कर्मधार में देखा है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? अव्ययी भाव और क्या पढ़ा था? द्विगु, उसमें आपने विग्रह नहीं देखा। यहाँ पे आपने क्या देखा? विग्रह देखा। तो वो कहाँ पे बनेगा? वो सारी चीज़ें आप रिवीजन करते हुए चीज़ें समझते आएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं कि हम क्या पढ़े। अव्ययी भाव समास पढ़े। अव्ययी भाव समास हमारा कैसे क्या हुआ वो हमने देखा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये हमने समाप्त किया। तत्पुरुष को हमने होल्ड किया क्योंकि तत्पुरुष थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम सोचे कि इसको लास्ट में करते हैं। ठीक, तो इसको होल्ड किए। उसके बाद तत्पुरुष के बाद हमने द्विगु समास समझे कि द्विगु समास में जो पहला पद होता है संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होती है, इसकी प्रधानता होती है। और कर्मधार में हमने क्या देखा कि पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? कर्मधार। हमने अभी 3 पॉइंट फैक्चुअल इस 3 पॉइंट पे बात किए हैं और 3 पॉइंट और बाकी है, एक तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये हम अगली क्लास में इसको समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही होल्ड करते हैं।
क्योंकि हमने आपको एक चीज़ और बोले थे कि जैसे कि हम अगर टॉपिक ले रहे हैं तो टॉपिक के साथ साथ हम अनलिमिटेड चीज़ें भी लेके चलेंगे। अनलिमिटेड चीज़ हम बता दें जो नए बच्चे हैं, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गया, अनेकार्थिक शब्द, ये सब आपके अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ से कोई लिमिट नहीं है कहाँ से क्वेश्चन दे दें कहाँ से नहीं, हमें कोई लिमिट नहीं, हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम अनलिमिटेड रख दिए हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। हम पिछली वीडियो में आपने अगर देखे होंगे तो वर्णमाला में हम अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए लेके चले थे 10, वहाँ से 10 पॉइंट हमने आपको लिखवाए थे। आ जाइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। आप लोग तसल्ली से पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोग इसकी नई कॉपी बना रहे हैं ना, उसमें तो मिसमैच नहीं कर रहे हैं। नई कॉपी बनाइए इसके, जिसने हमने लिखवाया भी 10 पॉइंट उसको रखिए और उसी के आगे आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्योंकि मिसमैच करेंगे तो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब लग जाएगी, आपको भी लगेगा कि कहाँ कहाँ है। तो एक नया कॉपी बना लीजिए इसका, उसमें आप चलिए। तो इसमें चीज़ों को समझते हुए चलिए, पहला पॉइंट डाल लीजिए। 10 पॉइंट इसके पहले हमने देखे थे। अब अगला जो उसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिए। आप लोग लिखिए, जो नियमाकुल ना हो, जो नियमाकुल ना हो। जो नियमाकुल ना हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित। अनियमित। बार बार पढ़ो, जो नियमाकुल ना हो, जो नियमाकुल ना हो, जो नियमाकुल ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनियमित। एक बार नहीं, कई बार पढ़ोगे, माइंड में जब 5 से 6 बार अपने माइंड में इसे सुनाओगे ना, अपनी माइंड को सुनाओ, अपनी माइंड को सुनाओ उसमें कि क्या है। बार बार पढ़ के जब पढ़ोगे तभी वो कैच करेगा कि अच्छा ये चीज़ें होती, ये चीज़ें होती। इनके साथ को तब भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप अगर 8 से 10 बार एक चीज़ों को करेंगे ना, एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो वो पॉइंट तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाए, अच्छा ये तो हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक। तो अगला लिखिए, जिस पर आक्रमण हो। जिस पर दिख रहा है आप लोगों को, छोटा तो नहीं है कोई शब्द। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत। आक्रांत, ठीक। जो नियमानुकूल ना हो उसे बोलते हैं अनियमित। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत। आक्रांत, आक्रांत 5 से 6 बार पढ़िए चीज़ों को, तो उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत। अगला लिखिए, दूसरों पर, पानी देनी है नहीं, चलो लिखिए, दूसरों पर। दूसरों की बातों में, ये लिख लीजिए, दूसरों की बातों में दखल देना। दखल देना, दूसरों की बातों में क्या है? दखल देना क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। कहते नहीं है कि हस्तक्षेप कर रहा है, हस्तक्षेप। नोट करिए इसे, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। ठीक। अगला लिखिए, जो देने योग्य हो। 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 दे। दे बोलते हैं उसे। ठीक। जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? दे। अगला लिखिए, जो कम खर्चा करता हो। जो कम खर्चा करता हो। जो कम खर्चा करता हो। ऐसा कोई है इस ज़माने में कि जो कम खर्चा करता हो? चलिए, इसका जो होता है मितव्ययी। जो कम खर्चा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी। जो कम खर्चा करते हैं, जो कम खर्चा करते हैं, जो कम खर्चा करते हैं क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। जो कम खर्चा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी। अगला छठा पॉइंट लिख लीजिए। छठा पॉइंट लिखिए कि जो जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा उसे क्या बोलते हैं? प्राणदा। प्राणदा। आपने कहीं देखा होगा कभी, जैसे कि किसी दीवार वगैरह पे, तो जहाँ पे ये दवा का होता है उस दीवार पे लिखा रहता है प्राणदा। कभी अगर ठीक है इनकेस नहीं ध्यान दिए हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, दिखेगा आपको। जहाँ पे प्राणदा लिखा होगा समझ लेना कि जीवन देने वाली दवा वो क्या है? प्राणदा। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? रटिए, 4 बार रटिए, 1000 बार रटिए इसे। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना, हस्तक्षेप। जो देने योग्य हो दे। जो देने योग्य हो दे। जो कम खर्चा करता हो मितव्ययी। जो कम खर्चा करता हो मितव्ययी। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। ये 6 पॉइंट आपको यह क्लियर है। इसी तरीके से आपको अपने माइंड को 5-6 बार सुनाइएगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और लिखवा देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखवा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक। आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। गिरा हुआ। 6 पॉइंट हो गए थे। 7वां देखिए, गिरा हुआ उसे क्या बोलते हैं? पतित। अगर पतित एक आपको ये शब्द दिख जा रहा है कि इसका क्या मतलब गिरा हुआ। जो गिरा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। ठीक है, 4 से 5 बार पढ़िए इसे। गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ पतित। अगला लिखिए, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशी। अप्रत्याशित उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अगला लिखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो। 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 भिखारी मत कर देना, हो सकता है ऑप्शन में भिखारी भी आ जाए। ठीक है,
अब जो नहीं पढ़े हैं तो वही बोलेंगे भिखारी के पास कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, भिखारी के पास भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक, जिसके पास यहाँ कह रहा कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। ठीक, मेरे साथ ही चीज़ों को रटते चलिए। अगला लिखिए, गोद लिया हुआ पुत्र। 10वां आ जाए, गोद लिया हुआ पुत्र। सब पुत्र है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक। दत्तक। ठीक, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है चीज़ें? 10 पॉइंट और कुछ लिखवा दूँ? 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक, गोद लिया हुआ पुत्र क्या हो जाएगा आपका? दत्तक। यही तक रखें या फिर आगे? चलिए 10 पिछली बार किए थे, 10 इस बार की, 1-2 और कर दे। चलिए ठीक है, 1-2 और ले लीजिए हम लोग। चीज़ें इस तरीके समझते हुए चलिए। गिरा हुआ, पतित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशी, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन होता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक होता है। 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। 12 कर लीजिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। क्या बोलते हैं उसे? निराकार। निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, क्या हो जाएगा? निराकार। अगला लिखिए, जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक, जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। आइए फटाफट फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। गिरा हुआ पतित। गिरा हुआ पतित। गिरा हुआ पतित। ठीक, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशी। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशी। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशी। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। याद तो हो गया होगा। ठीक, इतनी बार आपने हमारे साथ सुना, चीज़ों को देखा, हो सकता है याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ है तो कुछ 2-4 बार अपनी तरफ से भी पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पॉइंट ये था। इसके पहले हमने 10 पॉइंट लिखवाए, 22 पॉइंट हो गए। इस 22 पॉइंट को रिवीजन पे लगाते रहिए दूसरे तीसरे दिन। ये नहीं कि एक दिन लगा लिए उसके बाद उसको 1 महीने के लिए रख दिए, फिर भूल जाओगे। अगर एक चीज़ आप एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो उसे 3 से 4 दिन बाद उसको फिर से नंबर लगाइए उसे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी पे क्लासेस ख़त्म करते हैं। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा समाज में, जो हमारा 3 पॉइंट बचा है, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि, उस पर हम चर्चा करेंगे और फिर कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द भी लेके आएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपका समाज समाप्त हो जाएगा और चीज़ों को तसल्लीपूर्वक से समझिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, जैसा भी हो, जहाँ भी डाउट लग रहा है आपको तुरंत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अनेक शब्द चल रहा है तो अनेक शब्दों का कुछ पॉइंट इसे हम लिखवा दें, 50 से 60 क्वेश्चन। उसके बाद फिर रहेगा पर्यायवाची, विलोम शब्द, जितने भी आपका अनलिमिटेड है वो हम आपके टॉपिक वाइज में लेते आएंगे, ताकि धीरे धीरे 10 से 12 क्वेश्चन आपके डेली आपका 10-10 पॉइंट ठीक रहेगा, ज़्यादा रहेगा हेडेक हो जाएगा। तो 10-10 पॉइंट आपके फैक्चुअल पॉइंट रहेंगे तो वो आप धीरे धीरे भी आपका कवर होता जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।